अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बात अगर की जाए बजट की तो हमेशा जब भी बजट अनाउंस होता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी आवाम पर जो लामहला बोझ डाला जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं हमारी, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं हमारे जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर इन जो हमारी अगर हम मईशत को देखें, ये जो हमारे डिफरेंट सनतकार हैं, इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में लगती हैं, इनके मामला तय क्यों नहीं हो पाते हैं? आखिर इन पर इतना बोझ क्यों डाला जाता है और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? जब भी बजट आता है, क्या ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे, इनको कोई फायदा पहुंच पाता है या नहीं? क्या इनके लिए इस दफा कोई कमी पेशी होगी या नहीं? इनको कोई रिलीफ दिया जाएगा? क्योंकि इनका कहना ये होता है कि पाकिस्तानी मईशत में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है और इनको जो है वो उसका रिलीफ मिलना चाहिए। और ये जितने भी बड़े बड़े सनतकार हैं या हमारे बिजनेसमैन हैं, आखिर ये टैक्स इंडेक्स के दायरे में, टैक्स नेट के दायरे में क्यों नहीं आ पाते? इन्हीं सब पर आज प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और देखा जाए तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जब भी बजट अनाउंस होता है या बजट तजावीज़ आती हैं तो बहुत सारी तजावीज़ इनकी जानिब से भी आती हैं। उनका कहना यही होता है कि उस हिसाब से अगर काम किया जाए तो बजट में जो है वो फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तानी मईशत को खास तौर पर फ़ायदा हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि CEO हैं अफीफ पैकेजेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं। राशिद साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिसी मेकिंग हो रही है, इम्पोर्टर्स जो हैं हमारे, एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। क्या मुश्किलात हैं आप लोगों की? देखिए, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात शुरू से हैं और हमेशा रहेंगी जब तक ये पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को ना बताएं। स्टेक होल्डर कौन है? जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी बना रहे हैं और जब आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को के जो स्टेक होल्डर हैं, जब आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बिठाए बगैर पॉलिसी बनाएंगे तो डेफिनेटली वो पॉलिसी जो होगी वो नाकिस होगी और वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए नागुज़ीर होगी। और अगर वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए सही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क की मईशत के लिए भी सही नहीं है। इसलिए कि अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अगर इनका काम चलेगा, अगर इनकी मुश्किलात ख़त्म होंगी तो आपकी मईशत चलेगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी और जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो फिर आपकी डेफिनेटली इंपोर्ट कम होगी और एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी। अच्छा सर जी, मुझे ये बताइएगा, जब से हमने देखा है जब पॉलिसी मेकिंग होती है हमेशा से जो है वो एक इशू आता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को कि उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो आज हमने सोचा है कि आप लोगों से पूछें कि आप लोगों की परेशानियां हैं क्या, क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को आती हैं? देखिए, हमारी मुश्किलात तो पिछले 20-25 साल से जब से मतलब कंटिन्यूस चलती चली आ रही हैं और आगे भी मुझे लगता है कि हमारी परेशानियाँ चलती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि जो लोग बजट बनाते हैं वो स्टेक होल्डर के साथ मिलके बजट नहीं बनाते। और स्टेक होल्डर, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो भी मैं आपका स्टेक होल्डर हूँ, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो भी मैं आपका स्टेक होल्डर हूँ। तो जब तक आप मुझसे मशवरा करे बगैर लोग इस्लामाबाद में और ऐवानों में बैठ के और हमारी पॉलिसी बना देंगे तो डेफिनेटली उन पॉलिसियों के अंदर वजन नहीं होगा। और अगर हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं बनेगी, अगर इंपोर्टर के लिए और एक्सपोर्टर के लिए आसानियाँ नहीं होंगी, अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए आसानी नहीं होंगी तो आपकी मईशत नहीं चलेगी। आपकी मईशत नहीं चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगी। जब आपकी मईशत नहीं चलेगी तो आप ट्रेडिंग बेस्ड कंपनी बन जाएंगे, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आपके डॉलर बढ़ जाएगा और आपके जितने भी लोन है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो चाहे IMF का, वो सारे के सारे डॉलर की सूरत के अंदर है। जब वो डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपका सूद उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो मुल्क की मईशत है वो हर आने वाले दिन पे अब से अबतर होती रहेगी। और IMF क्या करेगा, वो आपको अगले बजट में कहेगी जी ठीक है आपने इतना वो टैक्सेस लगाने। तो वो क्या करेंगे कि उनके पास होमवर्क नहीं होगा, स्टेक होल्डर की उनकी परेशानियाँ पता नहीं होंगी। वो कहेंगे भी ठीक है, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर इसकी वैल्यू को बढ़ा दो, उन्हीं के ऊपर इसकी हजम को बढ़ा दो और उन्हीं से पूरा टैक्स वसूल लो। तो जो चलती हुई मईशत होगी, जो चलती हुई इंडस्ट्रीज होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। और इसकी मिसाल मैं आपको बताऊँ कि आप जाएँ, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, आप पिछले 25 साल का डाटा निकालें कि पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आवाम है, तो जितनी तेज़ी से हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी उतनी तेज़ी से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में तब्दील हो गई। हमारे इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्री से पैसा निकल के जो है वो हमारा
रियल इस्टेट में चला गया, स्टॉक मार्केट में चला गया। उसकी वजह से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी इंपोर्ट भी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी कम होती जा रही है। तो मुझे बताएं, जैसे आपने बात की ना कि ये रीजंस हैं कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए थी हमारे मुल्क में उस तरीके से नहीं लगी और लोगों का एतमाद भी कम हुआ है। मतलब लोग पहले बिजनेस करने से पहले इतना कॉन्शियस नहीं होते थे या इतना ज़्यादा वो तजब्जुब का शिकार नहीं होते थे, लेकिन अभी हमने देखा है कि लोगों का एतमाद कम हुआ है। लोग नया बिजनेस या नई इंडस्ट्री लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि फर्ज करें कि मेरे पास 1 अरब रुपए हैं और मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं। अगर मैं इंडस्ट्री लगाता हूं तो मैं कम से कम 300-400 लोगों को रोजगार भी दूंगा और जो एक इबादत के तौर पे होगा, उस 1 अरब को अगर मैं 4 दफ़ा रोल ओवर करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को 4 अरब रुपए पे टैक्स दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मुझे, अब मैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा हूँ, जॉबें भी क्रिएट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को मेरे लिए आसानियाँ देनी चाहिए, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए। इसके बरस क्या होता है कि जब मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो सुबह से शाम तक मेरे पास गवर्नमेंट के कम से कम 20 से 25 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका पूरा बजट हम बिजनेसमैनों पर, हम इंडस्ट्रीज के ऊपर बनता है। कभी OBI वाला आके तंग कर रहा है, कभी सेसी वाला आके तंग कर रहा है, कभी विदहोल्डिंग वाला आके तंग कर रहा है, कभी FBR वाला कह रहे हैं तुम चोर हो, कभी कस्टम वाला कह रहे हैं तुम चोर हो, कभी FI वाला कह रहे हैं तुम चोर हो, कभी लेबर डिपार्टमेंट के अंदर किसी का चाचा मामू आ गए तो वो कह रहे हैं कि मेरे इतने। तो हमको सुबह से शाम तक मसले 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 मसले। इसकी निस्बत मेरा एक और दोस्त है, उसके पास 1 अरब रुपए की पूंजी है, वो कहता है मैं 1 अरब रुपए लगा दूंगा रियल एस्टेट में या ट्रेडिंग में। अब वो गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई टैक्स नहीं दे रहा, क्योंकि अगर 1 अरब की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू है 300 मिलियन की। अगर उसने 2 साल भी उस प्रॉपर्टी को रिटेन किया तो इसका मतलब हो गया कि उसने 1 अरब के इन्वेस्टमेंट के बावजूद गवर्नमेंट को 2 साल में सिर्फ 300 मिलियन तक टैक्स दिया और उसने जॉब कितनी क्रिएट करी? 0 करी। उसने मुल्क की मईशत में अपना कोई किरदार अदा करा? कुछ नहीं करा। लेकिन उसके लिए हनवी क्रिएट है, उसको ना 21 डिपार्टमेंट को उसको कोई जवाब नहीं देना है, उसने आराम से घर पे बैठना है और जब प्रॉपर्टी बेचेगा जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ उसका 6 गुना ज़्यादा वो कमाएगा। तो वो कहता है यार कि मैं अपने बच्चों को इंडस्ट्री में क्यों लगाऊं, मैं तो रफ्ता रफ्ता अब। और इसकी मिसाल ये है कि अगर आप देख ले, डाटा उठा के देखें तो रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज से पैसा निकलता जा रहा है और स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट के अंदर जलता जा रहा है। अच्छा राशिद साहब, मुझे बताएगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं, जैसे आपने भी पहले शुरू में भी बात की कि ज़्यादातर बोझ जो है वो उन लोगों पर डाल दिया जाता है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक आम तासुर जो है वो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं उन पर लगाया जाता है। और ये तासुर ये है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कहते हैं कि ये चोर होते हैं, टैक्स चोर होते हैं। तो ये बिकॉज यू पीपल नो द स्कीम्स कि किस तरीके से टैक्स से बचना है। तो ये आप लोग, जो सबसे ज़्यादा हुकूमत को प्रॉब्लम आती है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं ये उस दायरे में नहीं आ पाते हैं, टैक्स के दायरे में, उस पर क्या कहेंगे आप? अब जैसे मैं अपने इदारे की बात करूं कि मैं चाहते हुए भी चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर मैं माल इंपोर्ट कर रहा हूं तो कस्टम वालों ने अगर मुझे प्योडर की रकम बना के दिए, ड्यूटी बना के दिए, मैं गवर्नमेंट को देता हूं तो उनके पास तो कोई डाटा नहीं होता है। तो उनका तो एक काम होता है, नहीं यार ये जो तुम्हारा डाटा है, जो तुम्हारा विदहोल्डिंग पैसा है, ये तो गलत है, अब तुम हमको 2 लाख रुपए दे दो तो ये सही है, अगर 2 लाख रुपए नहीं दो तो ये गलत है। तो अब वो बिजनेसमैन चोर बन गया। तुम बिजनेसमैन को तुम विदहोल्डिंग से क्यों कर रहे हो? तुम खुद अपना ऑफिस बना लो, तुम ऐसा सिस्टम लेके आ जाओ। और ये अच्छा सिस्टम लाए हुए कि मैं चाहते हुए भी अपनी विदहोल्डिंग की चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं कोई माल बेच रहा हूँ तो मैंने 18% सेल टैक्स हर हाल में देना है। और हम तो तमाम मल्टीनेशनल से काम कर रहे हैं, उनको आप सेल टैक्स के बारे में काम करेंगे तो वो काम ही नहीं करेंगे। ऐसा ही, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन चोर है, लेकिन बहरहाल चोरी हर जगह होती है, आदमी रास्ता हर जगह निकालते हैं चोरी का। लेकिन अब ये गवर्नमेंट का काम बनता है, गवर्नमेंट के इदारों का काम बनता है कि उन चोरियों के लिए अपने ऐसे सिस्टम बना के लाएं, अपने ऐसे कानून बना के लाएं और ऐसी सहूलियत बना के लेके आएं कि आदमी को चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ राशिद अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कि क्या क्या दुश्वारियां हैं जिनका सामना जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को करना पड़ता है। और इनका कहना यही था कि जब भी बजट में तजावीज़ आती हैं और जब भी बजट बनते हैं तो ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इनकी राय भी ले लेनी चाहिए ताकि अपनी परेशानियाँ उनको बता सकें और इस हिसाब से एक अच्छा बजट जो है वो पेश किया जा सके जिससे पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा हो सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ
जी, आज के प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं बजट के हवाले से कि क्या होने जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है। और उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि चेयरमैन हैं कराची ग्रोसर एसोसिएशन के। और अगर हम बात करें हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ की, जिनमें आटा, चावल, दाल, चीनी शामिल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब बजट अनाउंस होता है, हमें इनकी प्राइसेस में एक प्राइस हाइक मिलती है। किस तरीके से इस सेक्टर को बेहतर किया जा सकता है और इस सेक्टर के लिए क्या आसानी होगी, इसी पर बात करते हैं। और अब्दुल रऊफ साहब को वेलकम करते हैं। 50,000 एलीट क्लास 26 करोड़ आवाम पे मुसल्लत हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी से ले लें, सियासतदान ले लें, या जजेस ले लें, या सब ले लें आप, तो 50,000 के लिए मुल्क बना था, 26 करोड़ आवाम के लिए। आप ये नौकरी पेशा आदमी, उनको सैलरी में कट होता है 30%, 25%। वो क्या सैलरी लेके जाएगा घर? क्या वो अफोर्ड कर सकता है? क्या राशन ले सकता है? ग्रोसरी ले सकता है? क्या बिजली के बिल भर सकता है? क्या तालीम बच्चों की दे सकता है? कोई कपड़ा ले सकता है? कोई जवाब देना। बजट किस चीज को कहते हैं? बजट डेबिट क्रेडिट को कहते हैं। ऐसा ही है कि आप डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, जब भी बजट बनता है ना। हमारे यहाँ कर्ज लेना रिवायत बन गई है कि हम कर्ज लेके इस मईशत को उठाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। हमें एक्सपोर्ट पे हमारी तवज्जो नहीं है। आप यकीन माने 5 लाख गांठें कपास की और 15 लाख होती थी, अब 5 लाख। तो ये ज़रे मुबादला कहाँ से लाएंगे अब? आप सोचें तो सही। चावल का एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गया है। तो आने वाली चीज क्या है? डॉलर किस चीज में आएंगे? इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दिया गया है। बेसिक आप लग्जरी आइटम क्यों मंगा रहे हैं? गाड़ियां क्यों मजीद मंगा रहे हैं? ये चंद अशराफिया के ऊपर ये फुल फोर्स पाबंदी लगनी चाहिए। पेट्रोल की सब्सिडी जो सालाना होती है 114 अरब पेट्रोल की मद में, वो भी अशराफिया लेके जाती है। अब उनके एयर कंडीशन फ्री, उनके मकानात फ्री, उनका रहना फ्री, टिकट फ्री, और हत्ता के कैंटीन से 1 रुपए की रोटी वो मिलती है अशराफिया को, और गरीब आदमी को 25 रुपए की रोटी। ये इंसाफ है कहीं? आप बजट किस चीज का बनाने जा रहे हैं? आप ये तो देखें कि मैं तो यही कहूंगा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मैं तकाजा करता हूं कि कराची रीढ़ की हड्डी है। कराची बेसिक 70% रेवेन्यू देता है मुल्क का। आप ये बताएं कि इसके लिए क्या सोचा है? कोई किसी की सोच है कि रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ रहे हैं आप? और यहाँ कोई मराते नहीं है। मैं फील्ड मार्शल से दरख्वास्त करूंगा कि इसको वफाक के हवाले कर दें कराची को, तो आप ये ग्रोथ भी देखेंगे और इकोनॉमी हमारी बूम करेगी, और फील्ड मार्शल इसमें मुदाखलत करें अब। अच्छा, मेरी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपने कहा ना कि इंपोर्ट बेस्ड मुल्क को बना दिया है। हमारे यहाँ जैसे हमने चावल की बात की कि चावल के एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, कपास की ले लें, बाकी हम ले लें, एक्सपोर्ट क्यों बिल्कुल खत्म होता जा रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या मुश्किलात आप लोगों को आ रही है? देखिए, ज़रूरी शोबों को एक्सपोर्ट किस चीज से करेंगे आप? जमीन से जो उगेगा वही एक्सपोर्ट होगा ना। ऐसा ही है। ये आसमान से आएगा? जमीन से आएगा ना। जब एग्रीकल्चर पे आप तवज्जो देने को ही तैयार हैं, मैकेनिकल एग्रीकल्चर पे तवज्जो ही नहीं है आपकी, कपास पे आपकी तवज्जो नहीं है, गंदुम की जो हालत है कि 85 रुपये की गंदुम स्टार्ट हुई, आज 115 रुपये हो गई, 30 रुपये किलो गंदुम में बढ़ गए। चंद अशराफिया को जब तक लगाम नहीं डालेंगे ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। इसकी वजह ये कि किसान जो सालाना साल की मेहनत करता है उनको तो उजरत ही नहीं मिलती। उनकी तो कॉस्टिंग ही 4,000 में मन होती है, यानी 100 रुपए किलो। तो ये लूट लिया जाता है। एलीट क्लास चंद लोग हैं जो जखीरा अंदोजी भी करते हैं, और इसी तरह लोगों को लूटने का प्रोग्राम है ये। इसके लिए बजट में तजावीज हो कि हमें इंपोर्ट कितना करना है, एक्सपोर्ट कितना करना है। पल्सीज में देखें आप, दालें जो हमारी 18 लाख 20 लाख टन इंपोर्ट होती हैं, आप ये बताएं ये ओवर इंपोर्ट क्यों अलाउ करते हैं? 18-20 लाख टन मुख्तलिफ दालें चाहिए हमें, तो आप इसका ओवर क्यों बिल बनवाते हैं? इस पे कदगन लगनी चाहिए कि इसका माशी पॉलिसी हो कि इस पे इतना आपने मंगाना है, इससे जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा क्यों आता है? 12 लाख टन 13 लाख टन ज़र मुबादला पाकिस्तान का ज़ाया होता है। एडिबल ऑयल 36 लाख टन सालाना चाहिए। तो आप ये बताएं कि 50 लाख टन क्यों आता है?
इसका भी ज़र मुबादला तो पाकिस्तानी भरती है ना, तो माशी पॉलिसी तो आपके पास है ही नहीं। अभी आप शुगर की बातें कर रहे हैं, जो ज़का अशरफ साहब ने मेरे पास आई हैं चीज़ें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे चीनी। पिछले 2 दौरों में, इमरान खान के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट की। तो क्या यही लम्हात लाने हमें? चंद अशराफे के लिए मुल्क नहीं बनाया भाई, खुदारा ये एक्सपोर्ट की पॉलिसी को छोड़ें। जब आएगा नया क्रॉप नवंबर दिसंबर में, जब आपके पास सरप्लस हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोर्ट करें। अभी तो आपको सरप्लस का ही पता नहीं, आधा तो शुमार ही नहीं है हमारे यहाँ। किसी भी कंट्री में आप एशिया की कंट्री देखेंगे, यूरोप कंट्रियां जितनी भी देखेंगे, तो आप ये उनके पास फेक फिगर होते हैं कि ये इतनी हमारी ज़राअत हुई, इतना क्रॉप हुआ, ये डेटा है। हमारे पास तो डेटा ही नहीं है पूरा। बजट में क्या नजर आ रहा है आपको कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा? जैसे अब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, ये दालें हो गई, गंदुम हो गई, कपास हो गई, ये वो वाली चीज़ें जो हमने यूज़ करनी, जैसे एडिबल ऑयल की आपने बात की, ये तो डेली यूजेज में, ये अमीर भी खाएगा गरीब भी खाएगा, तो उससे उसकी पहुंच से कितनी दूर होती हुई आपको नजर आ रही है इस बजट में? मुझे इसलिए दूर नजर आ रही हैं कि आप देखिए गंदम का क्रॉप हमारे यहाँ 10% कम है। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से दरख्वास्त करता हूँ कि 10% इम्पोर्ट कर ली जाए, वरना ये 200 रुपये किलो आटा बिकेगा। मैं आपको पेशिन गोई करके जा रहा हूँ, क्योंकि देखें 3 महीने क्रॉप को निकले हैं, अभी 9 महीने बाकी हैं, यानी मार्च में फसल आएगी हमारी। खुदारा खौफ खुदा रखें, जो चीज़ इम्पोर्ट करनी है, ज़रूरत है, उसको गरीब के लिए पहुँचाएँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 रुपये का आटा आप 150 रुपये कर दें, 150 से रिटेल में 200 रुपये में बिक रहा है। ये किस तरह का प्रोग्राम है? यानी रोटी तो बेसिक है ना, वो तो 2 वक्त की रोटी खाएगा। अब मैंने बाज घरानों में देखा कि 2 रोटी पे गुजारा कर रहा है पूरा कुंबा, पानी से खा रहा है, प्याज से खा रहा है या मिर्ची से खा रहा है। ये तो हमारे लम्हात हैं। देखें, अगर अपने तनख्वाहदार तबके को, जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, उसको 5% या 2.5% कर दिया जाए तो उनकी कैपेसिटी पावर बढ़ेगी और लोग कुछ ले सकेंगे। यहाँ तो अपना खाना ही नहीं पूरा कर पाते। दूसरी मैं आपसे ये कहूँ कि आप कहीं भी जाएंगे 40% बेरोजगारी है अभी। नौजवान नस्ल बेरोजगारी इतनी है कि मैं आपको तस्वर नहीं कर सकता कि मांगने वाले हाथ हो गए सब। और वो भी मांगने वाला, देने वाला नहीं है कोई। यानी परचेजिंग पावर आप किसी भी आइटम में ले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाएं, कहीं ले जाएं, परचेजिंग कब करेंगे? जब पेमेंट होगी। अब इंडस्ट्री को हमने, बिजली महंगी है हमारे इंडस्ट्री में, आप गैस महंगी है, आप उससे क्या टेक्सटाइल मिलें चल जाएंगी? टेक्सटाइल मिलों को तो ताले लग रहे हैं। ऐसा। तो ये जब तक माशी पॉलिसी नहीं लाएंगे, और ये मराठिया तबकों को IMF ने ये नहीं कहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आया था IMF ने क्या बात करता है कि जी हमने गरीब के लिए कुछ सोचना है। गरीब के लिए थोड़ी है, IMF का बजट ही पूरा 50,000 आदमी के लिए बनता है, मराठिया तबके के लिए। वो तो बोलते हैं कर्ज लो, कर्ज लेना कोई, यानी आप वो समझते हैं कर्जदार तो कर्जदार ही रहता है। ऐसा ही, वो ऐसा थोड़ी जो ग्रोथ कर रही है हमारी इकोनॉमी, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे बात बताइएगा, जैसे आप लोगों को इतने इख्तलाफात भी होते हैं हमेशा, और बजट पहली बार तो आ नहीं रहा, इससे पहले भी मल्टीपल टाइम आया है, आप लोगों को समझ आता है कहाँ कहाँ पर जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है। जितने भी हमारे बिजनेस सेक्टर्स हैं, जिनका एक आप कह लें कि बहुत बड़ा किरदार होता है मईशत को बहाल करने में, या किसी भी मुल्क की मईशत को उसके पाँव पे खड़ा करने में, आप लोग पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते हैं? या आप लोग उन फैसलों में, उन तजावीज़ में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं जो आप गवर्नमेंट को दें जब भी बजट बनने जाए आप लोगों का? बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिलाल अज़हर कियानी वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे, उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, जूम पे भी हुई मीटिंग। मैंने जब ताजिर बिरादरी सब बैठी थी, तो जब मैंने यही कहा कि कराची एक टैक्स देने वाला नहीं है, सारे मुल्क को टैक्स देना पड़ेगा, यानी चारों सूबों को टैक्स देना पड़ेगा। एक दुकानदार टैक्स ही नहीं देता, वो बताएं लाखों रुपए कमा रहा है, टैक्स नहीं देना। भाई क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताएं ना। या तनख्वाहदार तबके से तो कट लगा देते हैं आप, यहाँ तो कुछ आपने कोई पॉलिसी नहीं है। जब मैंने उनको ये तजवीज़ दी कि भाई ये आपस का लड़ाई झगड़ा ना करें, मैंने ये कहा मिनिमम आप दुकानदार पे 25,000 रुपये सालाना लगा दें, ये मेरी तजवीज़ है। और मैंने कहा कि 70 रुपये रोज के हुए, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है?
टैक्स नंबर मिल जाएगा, हरासमेंट का कानून खत्म हो जाएगा, 20 करोड़ तक की ट्रांजिट हो जाएगी। होलसेल के लिए मैंने यही कहा कि 50,000 रुपए कर दें, तो 140 रुपए रोज के हुए, तो 140 रुपए तो यहाँ ठेला लगाता है तो डीएमसी, केएमसी, पुलिस डिपार्टमेंट ले लेती है, तो हम टैक्स क्यों नहीं भरना है हमने। मैं यही कहूंगा कि हर दुकानदार, हर होलसेलर ये टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहा है। जब उनको फ्री कर दिया गया है, कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई आपके साथ तकलीफ नहीं होगी, आप नंबर लगा दें, कोई आपको नहीं पूछेगा, तो ये रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से अगर स्टेक होल्डर्स को ऐड ऑन किया जाए और पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए तो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर किया जा सकता है। बजट आने वाला है, देखते हैं कि बजट में इस साल इन लोगों के लिए क्या कुछ और मजीद होगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट FPCCI शब्बीर मंशा साहब। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं। सर जी, बजट आने वाला है और तैयारियां, तजावीज़ सब कुछ आ रहा है और आप लोगों की निगाहें होती हैं बजट पर। आप बताइए इस दफा क्या होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो बेहतरी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है? बेहतरी की गुंजाइश से आपने जो सवाल किया और क्या होने वाला है, ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हैं जिस पे कमेंट किया जा सके। जो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ही बजट का जो टारगेट दिया गया है 15 ट्रिलियन ऑड्स का, ये बहुत लग रहा है कि पिछला टारगेट अचीव नहीं हो सका। तो इन हालात में, इन कारोबारी हालात में, जो इस मुश्किलात में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, हमें लगता है कि ये बजट का टारगेट काफ़ी स्टिफ है, क्योंकि कारोबारी हालात, इंटरनेशनल हालात, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ ये काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। हमारा तो ख्वाहिश होती है कि काश हमसे ये गुफ्तगू की जाए कि कारोबार का टारगेट ये है और उसके बाद उसमें आमदन होएगी तो इतनी आमदन होएगी, और उसकी आमदन होएगी तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। डायरेक्ट गुफ्तगू टैक्स के ऊपर की जाती है, वो बड़ी कंसर्निंग सी होती है। तो ये एक ऐसा अलमिया है कि शायद हम लोग सिर्फ पॉलिसीज़ जो है ना वो टारगेट बेस्ड बनती हैं कि इनसे पैसे लेने कैसे, इनको सहूलियात कैसे देनी है या किस निज़ाम के तहत ली जानी है, ये चीज़ को जब तक अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, सिर्फ लेने का तरीका सोचा जाता है, तो वो एक्चुअली सारी प्रॉब्लम की, बहुत सारी मसाइल का जो है ना बुनियाद वहीं से बनती है। अच्छा, मुझे मंशा साहब ये भी बताएगा, जिस तरीके से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो अगर ये गुज़िश्ता जो पूरा साल हमारा गुजरा है और ये जो अभी भी हम देख रहे हैं कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो बेहतरी की तरफ है, मईशत हमारी बेहतर हो रही है, दुनिया भर में हमें रिकग्नाइज किया जा रहा है, हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसके बावजूद फिर हम जब इस तरीके से को बजट आता है, कुछ चीज़ें आती हैं, तो हम बड़े, आप कह लें कि एक बहुत ही सख्त फैसले आते हैं हुकूमत की जानिब से। तो इन दोनों में से सही बात कौन सी है कि पाकिस्तान की मईशत सही रास्ते पर चल रही है या हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं? देखिए जी, इसमें एक जुमले में या एक सिंगल लाइन में बात की जाए तो ऐसे नहीं हो सकता है। बेसिकली जब हम करीब कुछ टाइम पहले जब हुकूमतें आई थी और उस वक़्त ये बताया जाता था कि जी कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, फिर उसके बाद ये फ़ील कराया जा रहा था कि अब हम स्टेबलाइज़ मोड में आ गए हैं और अब लग रहा है तरक्की का सफ़र शुरू है। लेकिन ग्राउंड पे जो चैलेंजेस हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो टैक्स की रिफ़ॉर्म्स हैं वो हमने नहीं देखी हैं, पॉलिसीज़ की जो रिफ़ॉर्म्स आनी है वो नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे को बेशुमार सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और वहाँ से कारोबार में भी जनरेशन हो सकती है, आमदन भी बढ़ सकती है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं और अभी तक उसमें बहुत सारा चीज़ों का वजूहात बहुत सारी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन एक सिंगल लाइन में अगर आप बोलें तो उसमें हमें लगता है कि कोई एक सिंगल लाइन में कि जी कि क्या पोजीशन आ रही है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। अगर हम कारोबारी तबके को देखें, जो जिन मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, वो बेसिक इश्यूज क्या हैं जो कि हल हो सकते हैं अगर आप लोग एक टेबल पर बैठें या उस पर जो है वो बातचीत हो, तो वो मसाइल हल हो सकते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं? हम ये समझते हैं कि तकरीबन इस वक्त पॉलिसी रिफॉर्म से मुतालिक जैसे मैं बात कर रहा था, तो तकरीबन हम समझते हैं कि हर साल 25 से 30 लाख यूथ वो जॉब मार्केट में आनी है, और वो जॉब मार्केट में जब आएगी
तो हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि उनको बाइज्जत बावकार जॉब्स मिल सकें और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा। तो इसका मतलब ये है कि वो कारोबारों में वो गुंजाइश होनी चाहिए, वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि उनको एब्जॉर्ब कर सकें। हमारे यहाँ पॉलिसीज उसको देख के ड्राइव होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आएगी या इस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, उसके अंदर से हमें टैक्स साथ में उसकी एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ना कि उसका टारगेट निकलेगा। टैक्स तो उसकी आमदन का एक हिस्सा है, उसके सारे हमारी अप्रोच का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे यहाँ जब बजट आता है या डिस्कशन होती है और लाइटली IMF ड्रिवन बजट होता है और IMF चूंकि टारगेट्स पे बात करती है, तो हमारे यहाँ जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो शायद उसी लिमिटेड सोच के अंदर महदूद हो जाती है बात कि टारगेट्स को कैसे पूरा करना है, और हमारे अफसरान भी बेचारे टारगेट की रेस के अंदर फंस जाते हैं। हमारे जो टैक्स पेयर है, जब बजट का नाम लिया जाता है तो हमारे जो एक्चुअल टैक्स पेयर है वो तकरीबन 4-4.5 मिलियन जो एक्टिव टैक्स पेयर है वो इस परेशानी का शिकार होता है कि अब हम पे कौन सा नया बोझ लादा जा रहा है, और वो पास ऑन होता है इवेंचुअली अवाम के ऊपर या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। और फिर उसके अंदर जो मुश्किलात निज़ाम के अंदर हैं, जिसके अंदर हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई चीज़ भी निज़ाम में बिल्कुल क्लीन है या उसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है, तो ऐसे मुश्किलात जब आती हैं और उसके बाद फिर टैक्स पे करने वाले के इस वक्त इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है, जिसके अंदर हमारे से अगर कोई ये अक्सर सवाल किया जाता है कि लोग टैक्स नेट में क्यों नहीं आना चाहते। लोग टैक्स नेट में शायद इसलिए नहीं आना चाहते कि जो टैक्स नेट के अंदर लोग हैं उनके साथ जो इस वक्त रवैया रखा जाता है, जो मुश्किलात पेश की जाती हैं, जो उनको विदहोल्डिंग एजेंट्स बनाया जाता है, जो उनसे कलेक्शन की जाती है, जो उनसे एडवांस टैक्सेस लिए जाते हैं, उसके बाद उनको जो है सालाना, आप ये मुश्किलात सुन के हैरान होंगे, सालाना स्टडीज़ के मुताबिक 500 से 560 घंटे सिर्फ टैक्स की कंप्लायंस। रेट कम होना, रेट ज़्यादा होना, ज़्यादा टैक्स होना एक अलग मसला है। एक टैक्स पेयर को अमूमी तौर पे 500 से 560 घंटे सिर्फ टैक्स की कंप्लायंस की शराइत पूरे करने में लगते हैं। उसको ये ढूंढना पड़ता है कि फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है, उसको ये देखना पड़ता है कि इसमें इंडस्ट्रियल कौन है, इसमें कमर्शियल कौन है, उसमें ये देखना पड़ता है कि आपका रिटेलर कौन है। ये उसका काम है कि इसको सेग्रीगेट करे, उसका फिर सेपरेट रेट हो, उस रेट के मुताबिक टैक्सेशन ली जाए और वो टैक्सेशन के मुताबिक फिर जमा कराई जाए, और जो आपसे खरीद रहा है उसका भी टैक्स आपने काटना है, जो आपसे बेच रहा है उसका भी काटना है, जो आपके यहाँ जॉब में एम्प्लॉयड है उसका भी आपने काटना है, और उसकी रिटर्न जमा करानी है। जब रिटर्न जमा करानी है तो रिटर्न जमा कराने के बाद यहाँ पे काम मुकम्मल नहीं हो जाता, आपका ऑडिट भी किया जाना है। तो जब आपका ऑडिट किया जाना है और आपको टैक्स मशीनरी का अंदाजा है कि कितनी मुश्किलात फिर उसको वहां पे फेस करनी है उस चीज की कि जो इसका हिस्सा नहीं थी, जो उसकी अपनी इनकम है या जो उसका कारोबार है, वो उसके एक साइड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन ये जो दूसरा एडिशनल प्रॉब्लम्स है ये उसमें ऐड ऑन करती हैं कि इस चीज़ों से ऐसी चीज़ें जो नॉन टैक्स पेयर है, नॉन फाइलर, वो ऐसी चीज़ें जब देखता है कि जी के इनको ये भी करना पड़ता है, फिर जो टैक्स आपको अगले साल में उम्मीद है आएगा उसका एडवांस में जमा करा दें, और अगर आप नहीं जमा करा सकते तो आप उसके ऊपर सरचार्ज भी भरें जो आपने एडवांस में नहीं भरा, जो आपको उम्मीद थी कि आपको आमदन होएगी। तो ऐसे हालात में ये जो कंप्लायंसेस करने में एक तरफ तो टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और दूसरी तरफ बड़ा अहम प्रॉब्लम एक और आता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको देख के कि यार ये टैक्स पेयर के साथ क्या हो रहा है, अगर हम भी कर देंगे तो हमारे साथ यही होगा, तो वो उनको इनकरेज होने के भी वो डिस्करेज होते हैं। ऑल्दो हमारी ख्वाहिश ये है कि टैक्स की ब्रॉडनिंग हो, क्योंकि जब तक ब्रॉड बेस नहीं होगा तो मुल्क का रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, ब्रॉड बेस नहीं होगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, ब्रॉड बेस नहीं होगा तो हम पे ही ये सिर्फ लोड सारा आएगा। तो हमें ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती। हम तो चाहते हैं, हम इसमें सपोर्टर हैं कि जिस आदमी को जिस किस्म का भी टैक्स इनकम है उसको इनकम के ऊपर टैक्स भरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे शबीर मंशा साहब जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। पॉलिसी मेकिंग में तमाम तर लोग जो तजावीज़ लेकर जाते हैं, अगर उन तजावीज़ को कंसिडर किया जाए और उस पर प्रॉपर डिबेट हो सके तो हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर सके। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है बजट के हवाले से, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स मसाइल से दो चार हैं। उम्मीद जो है वो की जा रही है कि बजट आएगा तो हालात बेहतर होंगे।
इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्याम लाल मंगलानी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन के। तो इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं। कैसी जा रही है आपकी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री तो मेरी भी वैसी है जो बाकी पाकिस्तान में जिस तरह की इंडस्ट्री का हाल हुआ है। लेकिन मेरी इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि ये मेरी इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर से, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस करने वाली सेक्टर है मेरा, पाकिस्तान कॉटन जिनर इंडस्ट्री। मैं इसे सेंट्रल चेयरमैन हूँ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री मेरी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर लाने वाली इंडस्ट्री मेरी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली मेरी इंडस्ट्री है। तो बचपन में हम सुनते आए हैं कि जिस घर में बच्चा जो जिसका ज़्यादा कमाता है उसको जो है ना वो बाकी मदद करने के लिए ज़्यादा परमिशन दी जाती है, उसको ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन हमारे आलमिया ये है कि जो सबसे ज़्यादा ये जो मेरी इंडस्ट्री कमा रही है उसके साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं तो उनकी पॉलिसीज इस तरह बन रही हैं, जिस तरह के टैक्स नेट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो ये कर रही है कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे कॉटन ख़त्म करके वहाँ शुगर केन को प्रमोट किया जा रहा है, शुगर मिलें लग रही है। तो जिससे मेरी इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है। लास्ट ईयर हमारी कोई टोटल कोई 1200 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। 2 सालों में हमारी वो 1200 जिनिंग फैक्ट्रियाँ ऑलमोस्ट कोई 60% पे आ गई है। 40% मेरी इंडस्ट्री बंद हो गई है ड्यू टू हैवी टैक्सेशन और ड्यू टू जो इंटेंशन इनका ये है कि पाकिस्तान में कॉटन को किस तरह, मैं तो लिटरली ये कहूँगा कि वो उनका ये इंटेंशन है कि किसी तरह पाकिस्तान में कॉटन को ख़त्म किया जाए। अच्छा, नहीं ये इंटेंशन तो नहीं हो सकता, बड़ी ज़रूरी इंडस्ट्री है आपकी। अगर इतना ज़रूरी होता तो आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता पाकिस्तान में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है हमारे पाकिस्तान ऐसा ही है, ऐसा। और दूसरा हमारा मुल्क, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा जो एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंस पे डिपेंड करता है। और रेमिटेंस का भी जो मेजर पोर्शन है हमारा वो गल्फ से आता है। तो इस तरह जो वॉर की वजह से जो गल्फ की सिचुएशन है, मुझे लगता है ये रेमिटेंस की पाकिस्तान में कम होनी है। तो हमारे पास यही सेक्टर एक बचा है कि किसी तरह इसको फैसिलिटेट करे जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो और पाकिस्तान में डॉलर आ सके। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की ना कि हैवी टैक्सेशन का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, कहाँ पर हैवी टैक्सेशन जो है वो आपकी इंडस्ट्री में है? मेरी इंडस्ट्री कपास फुट्टी जिसके ऊपर लिंट के ऊपर 18% मैं GST पे कर रहा हूँ, उसकी जो बाय प्रोडक्ट है ऑयल सीड उसके ऊपर 18% GST पे कर रहा हूँ, उसकी जो बाय प्रोडक्ट है ऑयल केक उसके ऊपर 14% GST पे कर रहा हूँ, उसकी जो बाय प्रोडक्ट है ऑयल उसके ऊपर 18% टैक्स पे कर रहा हूँ। तो मेरी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन ही टैक्सेशन है। लास्ट ईयर हुआ क्या है कि बजट में हमारे ऊपर एक टैक्स लगा है ऑयल केक और ऑयल सीड के ऊपर, जिसको आसान अल्फाज में बोलूँ तो खल और बिनोला। तो ये टैक्स लगने की वजह से, क्योंकि खल का जो मेरा बायर है वो है ही 100% नॉन फाइलर। खल का जो मेरा बायर है वो जो गाय जो भैंसे जिनको चारा देते हैं वो मेरा बायर है, उनके पास कोई वो फाइलर नहीं है, वो नॉन फाइलर है। तो ये टैक्स लगने का मकसद गवर्नमेंट का ये था कि किसी तरह उनका रेवेन्यू बढ़े। हो क्या रहा है कि क्योंकि ये मेरा बाय प्रोडक्ट नॉन फाइलर को सेल हो रहा है, तो इस सेल को छुपाने के लिए जो लिंक जो मैं ऑफिशियली पहले सेल करता था वो भी मैं जो ना अनडॉक्यूमेंटेड सेल करने पे मजबूर हुआ हूँ। तो बजाय गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ने के उल्टा उन लोगों ने हमें ये एक रास्ता दिखा दिया कि ये रास्ता आप लें जो एक्चुअल मैं कहूँगा चोरी का रास्ता है। हम ना चाहते हुए भी वो रास्ता लिए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो बाय प्रोडक्ट है उसका बायर है ही नॉन फाइलर। पाकिस्तान में इस वक्त लास्ट ईयर से तो 13 से 14 लाख मेट्रिक टन एक्सेस पड़ी है शुगर हमारे पास। पाकिस्तान में तो 80 शुगर मिल से ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त शुगर मिल ऑलरेडी हैं। उसके बाद भी सुनने में आ रहा है कि 3 फर्दर शुगर मिलें लगने जा रही है, जबकि हमारे पास कंजप्शन का हाल ऐसा है कि लास्ट ईयर से कुछ 13 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस है, जो लोकल कंज्यूम नहीं होगी, वो हम और आपके टैक्स के पैसों से उनको सब्सिडी दे के उनको एक्सपोर्ट की जाएगी। और फिर वरना ये होगा कि गवर्नमेंट के यही सुना रहे होंगे कि भाई क्योंकि शुगर मिलों के पास ऑलरेडी एक्सेस शुगर है तो शुगर मिलें चलनी नहीं है जब तक ये शुगर इनसे जो ना वो एक्सपोर्ट सब्सिडी की बुनियाद पे ना की जाए। लेकिन इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जबकि मैं अपने रॉ मटेरियल की बात करूं
इन हालात में जहां हम कहते हैं कि रीजनली हम बहुत एक्सपेंसिव हैं, जहां पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी कॉस्ट हमारी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना बैंकिंग जो इंटरेस्ट की बात करें वो हमारी है, उन हालात में भी आज मैं 12 से 13 मिलियन बैरल की मेरी आज भी कंजप्शन है। 22 में ये हमारे पास 16 to 7 मिलियन बैरल की कंजप्शन पाकिस्तान में होती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। बजाय उस सेक्टर को हम बेहतर करते हैं, बजाय उस सेक्टर को फैसिलिटेट करते हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर लेके आ रहा है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें मेनली, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल 40% आपका बिजनेस जो है वो बंद हुआ है। हमने अक्सर और बेशतर खबरों में सुना है कि मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बंद होती हुई भी नजर आई। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, मतलब इतना बड़ा क्या खसारा या लॉस हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ लोग बंद करने पर मजबूर हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जो है ना वो एनर्जी कॉस्ट की है, क्योंकि हम रीजनली कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी, कभी नहीं कर सकती। बार बार के ये फेडरेशन एफपीसीसी के प्लेटफॉर्म से लास्ट 1.5-2 साल से ये हम लोगों ने आईपीपीस का मैटर उठाया, जिसमें कुछ हद तक तो रिलीफ मिला है, लेकिन इवन दो तब भी हम बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो हम बार बार इनको यही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री बंद होने से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और इंडस्ट्री फिर जो हमारे माशाल्लाह जो एफबीआर का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स ऑल इंडस्ट्री, ये नहीं कहूँगा मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री, मेरे ऊपर तो वो कुछ ज़्यादा ही उनकी मोहब्बत है, तो वो प्रॉब्लम ऐसी आई हुई है कि जो आम आदमी चाहते हुए भी वो इंडस्ट्री नहीं चला पा रहा। तो ये आप देखेंगे जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि लास्ट जो ना जब से पाकिस्तान बना है तब से 222 बिलियन जो ना बैंक्स में हमारे डिपॉजिट होते रहे। लास्ट जो ना 2 साल में वो 22, जबकि मार्कअप जो हमारा बैंक मार्कअप है वो 22% है, 10-11% पे आ गया है। बजाय वो मार्कअप अपना पेमेंट कम पैसे कम हो या रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। आज हम 37 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि हमें फ्रेंडली जो ना ये काम करने नहीं दिया जा रहा। एफबीआर की बहुत हरासमेंट है इंडस्ट्री को, तो बल्कि आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये जितने भी सारे बैठे हैं वो हम और आपके टैक्स से पैसे से इनकी जो है ना सैलरी इनकी अर्निंग होती है, तो उनके साथ बैठा जाए। हम लास्ट वीक हमारी मीटिंग हुई है अपना फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से, उनको भी हमने यही मशवरा दिया है, क्योंकि हमें 3 साल से यही राग सुनने में आता है IMF। तो आई डोंट नो IMF उनको दिखाई नहीं देती है जिस तरह की बाकी जो हमारी अपनी अयाशी है। हमारा ये काम नहीं है उनको ख़त्म करें, उनको मिनिमाइज़ करें। जो आपने इतनी सारी मिनिस्टर की फ़ौज भर्ती की हुई है, आपको IMF को ये दिखाई नहीं देता कि आप अपने एक्सपेंसेस कम करें। लेकिन तब भी हमने उनको कहा कि सर अगर आपको लगता है कि ये टारगेट जो आप बढ़ाने जा रहे हैं, हालांकि लास्ट ईयर का टारगेट भी हमने अभी अचीव हमारा नहीं हुआ, और आप फर्दर जो ना 2 ट्रिलियन बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री का हाल मेरा ये है कि वो तो बंद होती जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, आप उनको ज़्यादा हरास करेंगे? मतलब क्या टारगेट क्या कि आप जो ना 2 बिलियन जो बढ़ा रहे हैं वो इन्हीं टैक्स पेयर से आपने लेना है ना, क्योंकि टैक्स पेयर बढ़ाने का तो आपका माइंड सेट है ही नहीं। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं को जो है ना वो प्रेशराइज करो, उनसे ज़्यादा टैक्स भरो, लेकिन वो टैक्स देंगे कैसे? इंडस्ट्री तो उनकी बंद हो रही है, टैक्स कहाँ से होनी है? तो आप ये ना समझे कि उनको आपने हरास करके उनसे लेना है, तो ये अब वो टाइम नहीं है। दूसरा जो खल और बिनोली के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, ये मैंने उनको ये फिगर्स के साथ उनको बताया गया सर, ये 23-24 की आप देखो रिकवरी कितनी हुई है। टैक्स लगने के बाद आप बताएं आपकी रिकवरी बढ़ी है कि कम हुई है? उनकी रिकवरी कम हुई है। उसका रीज़न ये है कि मेरा खल और बिनोला नॉन फाइनल सेल बाय कर रहा है, इसीलिए मैं अपनी जो प्रोडक्ट है लिंथ जो मैं ऑफिशियली सेल करता था, अब वो सारी मैं गोल्ड में सेल करने पे मजबूर है, अनडॉक्यूमेंटेड सेल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कुछ बेहतरी होगी, बजट आने वाला है कुछ आप लोगों के लिए, या फिर हमेशा ये सुनते हैं ना मीटिंग बहुत अच्छी रही, मीटिंग कैसी रही? मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो हमने अपनी जो है उनको एडवाइस दी, हमने उनको बोला है कि सर अभी भी अगर आप लोगों ने हमारे इस सेक्टर के ऊपर, मैं बाकियों की बात नहीं करूँ पाकिस्तान में, लेकिन ये क्योंकि आज भी इन हालात में 60% से ज़्यादा आज भी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर ऐसे। और उनका रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाँ, आज से 15 साल पहले 15 मिलियन बैरल की क्रॉप पाकिस्तान में होती थी, जो अब 5.5-6 मिलियन पे चली गई है। तो आप देखेंगे ये 6 मिलियन की क्रॉप इन हालात में भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। डॉलर हमारे पास है नहीं, इंपोर्ट बिल हमारा जो ऑयल की प्राइस से आप देखेगा, ये अल्लाह करे हम सारे होपफुल है कि बजट में कोई रिलीफ मिले, लेकिन जो बातें, जो टारगेट, जो चीज़ें देख रहे हैं प्रैक्टिकली मुझे लगता है
बहुत टफ होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे श्यामलाल मंगलानी साहब और इनसे हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है डिफरेंट सेक्टर के लोगों से बात करके जानने की कि आखिर उनके मसाइल क्या हैं, क्योंकि बजट आ जाता है और बजट के आने से पहले और बजट के अनाउंस होने के बाद मुख्तलिफ सेक्टर से आवाज़ें आती हैं और कहा यही जाता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, कहीं पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, कहीं पर रिलीफ दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारे सेक्टर्स हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत को जो है वो सहारा मिलता है और पाकिस्तानी मईशत जो है वो आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो लोग और उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। और जितने भी लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि अगर पॉलिसी मेकिंग बेहतर की जाए, अगर तमाम सेक्टर्स के लोगों को, स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पर जमा किया जाए और फिर जो है वो उनके मसाइल पूछे जाएं और उसका हल वहाँ पर निकाला जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ये हमारी सनतों के लिए भी बेहतर होगा, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बेहतर होगा और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी आवाम तक भी महंगाई कम होने की सूरत में पहुँचेगा। बजट आने वाला है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ा बहुत इसमें रिलीफ हो। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।